हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और डेली बेसिस पर वो कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी में जो साइंस का वेटेज है वो ज़्यादा है, यानी कि उससे 25 क्वेश्चन आने हैं। बात करें जीके की, जो कि आप लोगों को पता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद बात करें स्टैटिक जीके, ये सारे मिलाकर करंट अफेयर मिलाकर 20 क्वेश्चन आने। तो साइंस का वेटेज ज़्यादा है, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे और बिल्कुल टॉपिक वाइज लेंगे। जैसे कि आज मैंने फिजिक्स में लिया है क्या, मात्रक। जो मात्रक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन मैंने उसके लिए हैं। और बात करें केमिस्ट्री की, तो उसमें मैंने क्या लिया है, पदार्थ की अवस्था, उससे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने लिया है। तो हम लोग अब साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ हम लोग जीके के भी क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग कहीं और से पढ़ते नहीं हैं, फिर भी लगभग आप लोगों का यहाँ से अगर प्रैक्टिस से डेली करते हैं तो बहुत सारा इसमें से कवर हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग इसमें कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, कार्य का मात्रक है। अब आप लोगों को पता है कि ऊष्मा और कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो यानी कि आप लोगों को पता है कि 4-5 साल पुराना पेपर पूछा जाता है, क्योंकि अभी 2022 में हुआ था, उसके पहले 2019 में हुआ था, तो इतने गैपिंग पर होता है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, ध्यान रखेंगे। कार्य का मात्रक पूछे या ऊष्मा का मात्रक पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा, जूल। अब बात करें न्यूटन और डाइन दोनों किसका मात्रक होता है, तो न्यूटन और डाइन दोनों बल का मात्रक होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। और बात करें वाट की, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले मैंने फिजिक्स के वो क्वेश्चन लिए हैं, मात्रक के क्वेश्चन लिए हैं, और जो एग्जाम में पूछे हैं वही लिया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष देखकर आंसर समय इसका नहीं होगा, वैसे समय इसमें है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वर्ष देखेंगे तो समय आंसर दे देंगे, और ये गलत हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ध्यान रखेंगे, प्रकाश वर्ष होता है। उसके बाद समय, आप लोगों को पता होगा समय का मात्रक सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो ये सभी को पता होगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अब समय का मात्रक आप लोगों को पता होगा क्या होता है, समय का मात्रक अधिवर्ष भी होता है, चंद्रमाह भी होता है, लेकिन प्रकाश वर्ष आंसर मत दे दीजिएगा, यही गलती होती है। ध्यान रखेंगे हमेशा, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है, तो वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, ये ध्यान रखेंगे। ये बहुत फंसाता है और ये बहुत पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है इसमें नहीं है, तो ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष राइट आंसर होगा, ये समय का मात्रक नहीं है। अब बात करें पार्सेक, पार्सेक किसकी इकाई है, पार्सेक भी दूरी का ही मात्रक है। पार्सेक भी किसका मात्रक है, तो ध्यान रखेंगे दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुमेन किसका मात्रक है। लुमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो लुमेन किसका मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, लुमेन किसका मात्रक है। तो ध्यान रखेंगे जो लुमेन है वो ज्योति तीव्रता एवं ज्योति फ्लक्स दोनों का मात्रक होता है। तब यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, पास्कल। अब पास्कल सभी को पता होगा किसका मात्रक है, पास्कल। तो पास्कल दाब का मात्रक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने सिंपल क्वेश्चन, तो मात्रक से क्वेश्चन आते हैं तो वो सिंपल ही होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो पास्कल किसका मात्रक है, ध्यान रखेंगे दाब का मात्रक है। तापमान का आप लोगों को पता होगा कि तापमान किस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, उसके बाद केल्विन में भी मापते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कैंडिला। कैंडिला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है,
कैंडेला। तो ध्यान रखेंगे ज्योति तीव्रता का भी हम लोगों ने पढ़ा कि ल्यूमेन भी होता है और कैंडेला भी होता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसे नोट कर लेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका? यंग प्रत्यास्था गुणांक का। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि जो केमिस्ट्री है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओटो हान, या मेंडलीफ, या एंटोनी लवोसियफ। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं एंटोनी लवोसियफ। इनको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पदार्थ की अवस्था से मैंने क्वेश्चन लिया है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं ग्रुप डी के। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। पहला ठोस, सेकंड आप लोगों को पता होगा द्रव, उसके बाद तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्थाएं होती है। ध्यान रखिएगा, फिजिकल यानी कि भौतिक आधार पर 5 होती हैं और रासायनिक आधार केमिकल डिवीजन की बात करें तो 3 होती हैं, पता होगा। तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन से अवस्था द्रव की भौतिक वर्गीकरण में नहीं है? तो मैंने अभी बताया कि भौतिक में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये कोलाइडल कहीं भी नहीं होता। ये तीनों होती हैं, फिर प्लाज्मा चौथी और पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, लेकिन कोलाइडल कहीं भी नहीं होता कोलाइड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पदार्थ की भौतिक अवस्था नहीं है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो किसने कहा? ध्यान रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा क्नाद ने कहा है कि जो विश्व के प्रत्येक पदार्थ हैं वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। ये किसने कहा? क्नाद ने कहा है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, पीतल, कांच, या नीचे ऑप्शन होगा 2 और इस्पात। तो देखिए, मिश्रण नहीं है। मिश्रण का मतलब क्या होता है? जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है और उनका एक अनिश्चित अनुपात होता है, उसे मिश्रण कहते हैं। तो जो ग्रेफाइट होता है ये कोई मिश्रण नहीं है, ध्यान रखेंगे, बल्कि ये क्या होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि कार्बन का अपर रूप, तो ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट होता है। ओणम त्योहार। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोगों के जो जीके के क्वेश्चन चालू हो गए हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, हिस्ट्री का हो, जियोग्राफी का हो, किसी का हो। तो देखिए, ओणम त्योहार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो बहुत फेमस है, सभी को पता होगा। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश का आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान नामदफा है। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ के जो उत्सव हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि जो है यहाँ बहुत हैं, जैसे सांगकेन, पांगसाउ, जायरो, मुरुंग, तमलाडू, न्योक्युम, ये सारे कहाँ के हैं? सारे अरुणाचल प्रदेश के ही हैं और बहुत पूछे जाते हैं। तोर गया भी है, तो ये सारे यहाँ के हैं, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला ध्यान रखिए, गुजरात का आप लोगों को पता होगा मोढेरा, खेल उत्सव, बीच उत्सव। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है। मानवता की सेवा ही मोक्ष का साधन है, यह नारा गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था। वे किस समाज से जुड़े थे? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या प्रार्थना समाज। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो गंगाधर चट्टोपाध्याय जी थे वो किस समाज से जुड़े थे? तो ध्यान रखेंगे वो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। अब यहाँ से ये 4 आगे हैं, इनके ध्यान रखिएगा कि इनके संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे स्वामी विवेकानंद ने। और जो गंगाधर चट्टोपाध्याय थे वो इसी से जुड़े थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के गठन से कौन सा ये अनुच्छेद जुड़ा है? तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 324। ध्यान रखेंगे कि जो चुनाव आयोग है इसे
ये किस भाग में है, तो ध्यान रखेंगे भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 15 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 324 में ये है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ध्यान रखेंगे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है। कौन है, ज्ञानेश कुमार। और ध्यान रखेंगे कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और 25 जनवरी को इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1951 से 2011 तक बाल लिंगानुपात में क्या हुई है, वृद्धि, स्थिरता, यानी कि स्थिर रही है, कमी आई है, तो ध्यान रखेंगे कमी आई है। क्या हुई है, कमी आई है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो जेंडर रेशियो है भारत का वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा 1000 पुरुषों पर 943 वुमेन है। और बाल लिंगानुपात पूछे तो ध्यान रखिएगा कि 1000 लड़कों पर, यानी कि 1000 लड़कों में कितनी गर्ल्स हैं, तो ध्यान रखिएगा 919। कितनी है, 919। दोनों ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पीएच मान किसी विलेन में उदासीनता को दर्शाता है, तो ध्यान रखिएगा पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी, सभी को पता होगा। और ध्यान रखिएगा कि जब 7 से कम होता है विलियन तो विलियन अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा होता है विलियन क्षारीय होता है, और जब 7 होता है तो क्या होता है, वो उदासीन हो जाता है। तो उदासीन को कौन दर्शाता है, 7, ध्यान रखेंगे। अब अगला देखिए, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अगर आप लोगों को भारत का मैप पता है, दिमाग में चल रहा है, तो आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ये हो गया भारत का दक्षिणी मैप, ये हो गया लक्षद्वीप। तो यहाँ क्या होता है, केरल, तो केरल के मालाबार तट के करीब है लक्षद्वीप। आप सभी लोगों को ये पता होगा, अगर भारत का मैप आप सभी लोगों को पता है तब। तो ध्यान रखिएगा लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के कोरोमंडल तट के करीब, केरल के मालाबार तट के करीब कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा केरल के मालाबार तट के समीप है या करीब है। अब देखिए, गदर पार्टी का गठन किसने किया था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। गदर पार्टी का गठन किया था किसने, अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने भारत की ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह आयोजित करने के लिए गदर पार्टी का गठन किया था, तो ध्यान रखेंगे किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। और कब किया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे 1 नवंबर 1913 को, 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी का गठन किया था लाला हरदयाल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो ये गलत है, ये गलत। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है या तो 65 वर्ष हो जाए, या तो 65 वर्ष उनकी आयु पूरा हो जाएगा। यदि वो 1 साल ही रहे हैं फिर भी उन्हें हटा दिया जाएगा। तो 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाता है उतना कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है, तो राइट आंसर इसका होगा आर्टिकल 137, आर्टिकल 137 यहाँ पर ऑप्शन होगा। अब क्या है ये समझिए कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही आदेशों का, अपने ही निर्णयों का समीक्षा कर सकता है। साथ ही साथ अगर जैसे संसद कोई भी नियम ऐसा पारित कर देती है वो संविधान के नियम के अनुरूप नहीं है, तब भी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी समीक्षा करता है, और अगर उसे संविधान के अनुरूप नहीं लगता है तो वो उसे पुनः जांचने के लिए कहते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, जैसे आप लोगों को पता होगा बेरुआरी संघवाद हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारतीय केरल वाद हुआ, आप लोगों को पता होगा, उसमें संविधान ने ये माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे में नहीं। तो उसने क्या किया, अपने निर्णयों की समीक्षा की। तो यही पावर है आर्टिकल 137 में, ध्यान रखें। सर्वोच्च न्यायालय की बात आ गई तो ध्यान रखेंगे 124 में
इसके यानी कि वर्णन किया गया है भारत में सर्वोच्च न्यायालय होगा। और आर्टिकल 129 में ये कहा गया है कि ये एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कोई किसी बात, जैसे कोई केस चल रहा है उस पर कोई जजमेंट दिया, तो वो किस प्रकार से निर्णय दे रही है, वो उसने जो निर्णय दिया उसके नीचे जैसे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो उसके लिए वो एक कानून के रूप में हो गया। उसने उसे एक, वो लोग क्या करते हैं, उसे एक अभिलेख के रूप में रख लेते कि आगे से अगर उनके कोर्ट में ऐसा कोई केस आता है तो वो लोग उसी प्रकार से निर्णय करते हैं। तो वही है अभिलेख न्यायालय। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्कन नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो फिर वही भारत के मैप से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा कि जो दक्षिण भारत में नदियाँ बहेंगी उन्हें वो दक्कन नदी प्रणाली के अंतर्गत आती हैं। लेकिन सतलुज नदी आप लोगों को पता होगा कि ये ऊपर से बहती है और यहाँ से बहते हुए ये अरबियन सी में जाकर गिरती है। बाकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सारी नदियाँ दक्षिण भारत की ही नदियाँ हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, सतलुज नदी। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था। तो भारत का पहला नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे कौन सा था, तो आप लोगों को पता होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका निर्माण 1936 में हुआ था, यानी कि जो कि 1936 में बना था, पहला नेशनल पार्क था। और इसका पहले नाम हैली नेशनल पार्क था, इसका बाद में नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो नाम अब इसका बदल गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। तो ध्यान रखिएगा जब इसका निर्माण हुआ था 1936 में पहली बार, तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे कौन सा है, लद्दाख में है। ध्यान रखेंगे हेमिस नेशनल पार्क। लेकिन बात कर ले कि सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो साउथ बटन है जो कि अंडमान निकोबार में है। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और एक होता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है वो तो आप सभी लोगों को पता होगा कि वो किस दिन होता है। वो होता है 8 मार्च को। वो किस दिन होता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। लेकिन बात करें कि राष्ट्रीय महिला दिवस, तो राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 13 फरवरी को। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिवस से। जैसे 8 मार्च हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद 10 दिसंबर बहुत पूछा जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार किस दिन होता है, 10 दिसंबर को होता है, जो कि बहुत पूछा जाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। और इंडियन एयर फोर्स डे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर क्या होता है, इंडियन एयर फोर्स डे, जो कि बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। वैसे आप लोगों को पता होगा कि एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो एड्स आप लोगों को पता होगा कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है। और श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन में तो सारा याद नहीं हो जाएगा, लेकिन आप लोग लगातार कंटिन्यू जब ये प्रैक्टिस सेट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे तो एक दिन देखेंगे कि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और आज है 24 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। अब रोवर्स कप, संतोष कप, यानी कि संतोष ट्रॉफी होती है, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप। उसके बाद आप लोगों को पता होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। उसके बाद वही आप लोगों को पता होगा डूरंड कप। ये सारे ऐसे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप लोगों के ये फिंगरप्रिंट होना चाहिए। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखेंगे फुटबॉल से है। किससे है, फुटबॉल से। और वहीं थॉमस कप और उबेर कप की बात करें तो वो किससे है, थॉमस कप और उबेर कप बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे बैडमिंटन से है, बहुत पूछा जाता है दोनों। ध्यान रखिएगा बैडमिंटन से थॉमस कप और उबेर कप है, ध्यान रखेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है, वो भी ध्यान रखेंगे।
अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं डेली तो आप लोगों को ये पता होगा कि मैंने क्रिकेट यानी कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं उसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी, जिससे सारे खेल हो गए थे। क्या? P4 फुटबॉल, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। मैंने ट्रिक बताई थी, P4 बास्केटबॉल वाली ने क्या खोली? जिम खोली। तो वहाँ पर बताया था पोलो में 4 होते हैं और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। P4 बास्केटबॉल वाली ने तो बास्केटबॉल, तो बॉल से मैंने बताया था वॉलीबॉल, और कितने होते हैं? 6। और बताया था P4 बास्केटबॉल वाली ने क्या खोला? नेस हो जाएगा, नेटबॉल 7 होता है। उसके बाद जिम से जिम्नास्टिक हो जाएगा, उसमें 8 होते हैं। और खोलिस हो जाएगा खो खो, उसमें 9 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पोलो में 4, लेकिन वाटर पोलो में ध्यान रखेंगे 7। तो पोलो में 4 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, नेटबॉल और कबड्डी में 7 होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 होते हैं, खो खो और बेसबॉल में 9 होते हैं। ये मैंने बताया था। और जो बच गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस में होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं। कितने होते हैं? 15। ये मैंने बताया था। उसके बाद क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये तीनों ऐसे हैं जिसमें 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के जितने यानी कि इम्पोर्टेंट खेल हैं जिससे पूछे जाते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं, वो यहाँ से आप लोगों को याद हो गया होगा। तो ध्यान रखेंगे रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखेंगे फुटबॉल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आप लोगों को पता होगा वैयमकाली बोट रेस किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे नौकायान से संबंधित है, और ये केरल का एक उत्सव होता है। ध्यान रखेंगे ये भी। तो एक क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग बिल्कुल उसे देखते हुए चलेंगे। और आप लोग किसी भी जी के रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर आया रहेगा उसमें। तो भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब मुख्यालय की बात आ गई तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उससे भी पूछा जाता है कि उनका हेडक्वार्टर कैसे कहाँ है। जैसे आप लोगों को पता होगा ILO हो गया, WHO हो गया, ये और IMF हो गया, FAO हो गया, उसके बाद यूनेस्को हो गया, इन सब के पूछे जाते हैं। तो ILO, WHO इनका कहाँ है? इनका तो जिनेवा में है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका नाम है। तो IMF आप लोगों को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में है। और वहीं वर्ल्ड बैंक की भी बात करें तो कहाँ है? उसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे वाशिंगटन में ही है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? FAO, ये जो फूड से संबंधित है, इसका रोम इटली में है। और ध्यान रखेंगे कि जो यूनेस्को है बहुत पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। तो इन सब के भी आप लोग ध्यान रखेंगे मुख्यालय कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मैसूर में है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब आ गया सरदार सरोवर बांध का निर्माण कहाँ है? सबसे पहले राज्य ध्यान रखेंगे कि किस राज्य में है ये। तो ये तो गुजरात में है, लेकिन ये पूछा जा रहा है किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण और इंदिरा गांधी दोनों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, ये ध्यान रखेंगे। और जो ये सरदार सरोवर बांध है गुजरात में है, ध्यान रखेंगे, और नर्मदा नदी पर है। अब ये महानदी, भागीरथी और सतलुज नदी, मैंने ऐसे नहीं लिया, ऑप्शन बहुत सोच कर रखा है, ध्यान रखेंगे। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बनने वाले हैं। क्या ध्यान रखेंगे? ये कि भागीरथी पर कौन सा बांध है? भागीरथी पर कौन सा बांध है? तो ध्यान रखेंगे टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध ही है। पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। किस नदी पर है? तो भागीरथी पर है। अच्छा, महानदी पर क्या है? तो महानदी पर हीरा कुंड बांध है। हीरा कुंड बांध है। और हीरा कुंड बांध की बात करेंगे तो ये भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। और भारत का सबसे बड़ा बांध और ऊंचा बांध में अंतर है, ध्यान रखेंगे। यानी कि बड़ा बांध और लंबा बांध इन सब में अंतर है, तो ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा बांध की बात करें तो भाखड़ा नागल बांध है। और भाखड़ा नागल बांध है किस नदी पर है? तो सतलुज। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। भारत का
सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर। भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और राइट आंसर हम लोगों का यहाँ है नर्मदा नदी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो नर्मदा नदी, ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। इसमें अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने साइंस के क्वेश्चन उसी हिसाब से लिए हैं जो उसमें भी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है, ध्यान रखेंगे। ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होती है, मुंह द्वारा होता है, शरीर की पूरी त्वचा द्वारा होता है, पक्ष माप की गति द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि जो अमीबा होता है, अमीबा भोजन का ग्रहण शरीर की पूरी त्वचा द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोगों का, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है। तो एक दलीय है, द्विदलीय, बहुदलीय, त्रिदलीय। तो भारत में जो राजनीतिक दल प्रणाली है वो बहुदलीय प्रणाली है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका के पास है। तो आप लोगों को सूची पता होगा, क्या सूची, अनुसूची आप लोगों को पता होगा कि अनुसूची 7 में सूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, तो एक केंद्र सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाती है, केंद्रीय विधायिका। राज्य सूची पर राज्य की विधायिका यानी कि राज्य सरकार, और तीसरी में समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केंद्रीय विधायिका के पास इसमें से कौन सा विषय है जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो कृषि है, कारागार या जेल है जिसे कहा जाता है, वाणिज्यिक एवं व्यापार है, या डाक एवं तार है। तो डाक एवं तार जो है इस पर कानून कौन बना सकता है, केवल और केवल कौन बना सकता है, केंद्र सरकार, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह एवं कितने आवर्त क्रमशः है। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आप लोग कोई भी एग्जाम उठाकर देखिए, सारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा 18 समूह और 7 आवर्त हैं। कितने हैं, 18 समूह और 7 आवर्त हैं। आप देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किराना घराना के प्रवर्तक किसे माना जाता है। किराना घराना के फाउंडर, किराना घराना के संस्थापक कौन है। तो कौन है, अलाउद्दीन खान, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, उस्ताद अब्दुल करीम खान, या पंडित भीमसेन जोशी। तो पंडित भीमसेन जोशी को देखते ही आंसर मत दे दीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये किराना घराना से संबंधित तो हैं लेकिन उसके फाउंडर नहीं है। फाउंडर यानी कि उसके संस्थापक नहीं है। संस्थापक कौन है, करीम खान, करीम खान है इसके संस्थापक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए कि किराना घराना से यानी कि संबंधित कौन कौन है। आंसर तुम लोगों का हो गया करीम खान, संस्थापक तो करीम खान है, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले तो पंडित भीमसेन जोशी भी किराना घराना से संबंधित है। उसके बाद दूसरे नंबर पर देखेंगे वाहिद अली खान, वाहिद अली खान भी इससे संबंधित हैं। तो वाहिद अली खान, पंडित भीमसेन जोशी और करीम खान, ये सभी लोग किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा किराना घराना से। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रमुख घराना है और भी, जैसे भिंडी बाजार घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना, इन सब के संस्थापक कौन है उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो ध्यान रखेंगे आगरा घराना के संस्थापक कौन है, हाजी सुजान खान। कौन है, आगरा घराना के संस्थापक हाजी सुजान खान। पटियाला घराना के फतेह अली खान। भिंडी बाजार घराना के, तो भिंडी बाजार घराना की बात आई तो ध्यान रखेंगे आप लोग लता मंगेशकर भी इसी से संबंधित है, भिंडी बाजार घराना से, और इसके संस्थापक छज्जू खान है। और ग्वालियर घराना के नत्थू खान,
तो आगरा घराना के कौन है? हाँ जी, सुजान खान। पटियाला घराना के फतेह अली खान। भिंडी बाजार घराना के छज्जू खान। और ग्वालियर घराना के नीतू खान। और बात करें किराना घराना जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, उसके कौन है? तो करीम खान। इन सभी के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अबसारी 2 प्लेटें होती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अबसारी प्लेट सीमा की मुख्य विशेषता है? तो अबसारी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं। अबसारी में एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो अबसारी में क्या हो जाएगा, प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं। ये राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग भारत की जिला न्यायपालिका से संबंधित है? अब आप लोगों को भारत की न्यायिक प्रणाली को पता ही होगा अच्छी तरह से। क्या आप लोगों को पता होगा? क्या पता होगा? ये होता है आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट, ये होता है हाई कोर्ट, ये होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय। ये आप लोगों को पता होगा। और भारत में एक क्रम से होता है, ठीक। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई आप लोगों के पक्ष में, जैसे आप लोगों ने कोई मुकदमा दर्ज किया, उस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने न्याय सुना दिया, आप उससे खुश नहीं हुए तो आप लोग क्या करते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने दिया, निर्देश दिया यानी कि न्याय दिया, अब उससे भी आप लोग खुश नहीं है तो आप लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बस आया न्याय आप तुरंत चले गए हाई कोर्ट। उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, यदि आप उसको फुलफिल करते हैं तब आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि न्याय आता है और आप तुरंत चले जाते हैं उसमें, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा, क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा भाग जिला न्यायपालिका से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, केंद्र के विषय में कानून जो बनाता है, जो केंद्र के बारे में बताता है, उसका वर्णन होता है भाग 5 में। केंद्र की न्यायपालिका किस में होती है? भाग 5 में। और राज्य के बारे में जो बताता है उसका किस में होगा? तो ध्यान रखेंगे 6 में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आता है वो राज्य में ही आता है, आप सभी लोगों को पता है। तो राइट आंसर इसका हम लोगों का क्या हो जाएगा? भाग 6। अब आप लोग ये ध्यान रखेंगे, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक अच्छे से बताई थी। भारत के जितने भी भाग हैं, 22 भाग हैं वर्तमान में, सभी लोगों को पता होगा। जो 25 भाग आप लोग याद करते हैं वो आप लोगों को पता है, जैसे भाग 4A है, तो ऐसे जोड़े गए हैं, लेकिन मूलतः जो है वो 22 भाग ही है। तो 22 भाग को याद करने की मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रिक बताई थी। क्या? सनम ने पूछा राज्य से नासा से चुराओ सासे। इससे आप लोगों को सारे भाग याद हो गए होंगे। अगर आप लोगों ने लगातार आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को ये ट्रिक पता होगी। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ भाग हैं, वैसे याद करेंगे कि भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, बहुत इम्पोर्टेंट। भाग 5 में केंद्र के बारे में बताया गया है। भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 7 समाप्त कर दिया गया है, ये आप सभी लोगों को पता है। और बात करें हम लोग, तो ये सारे इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि उसके बाद हम लोग बात करें, भाग 5 में केंद्र हो गया, भाग 6 में राज्य हो गया, भाग 7 समाप्त। भाग 8 की बात करें तो यूटी के बारे में बताया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। भाग 9 में आप सभी लोगों को पता होगा पंचायत है। और उसके बाद 9A में क्या है? नगर पालिका है, आप सभी लोगों को ये पता होगा। उसके बाद ध्यान रखेंगे हम लोग, भाग 15 में क्या है? भाग 15 बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भाग 15 में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, चुनाव आयोग के बारे में बात किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध का। भाग 20 में संविधान संशोधन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट भाग है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जिला न्यायपालिका किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत ही आता है। तो भाग 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। और यहाँ देख लेंगे
भाग 4 में डीपीएसपीएस आर्टिकल 36 से 51 और मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 5 में केंद्र के बारे में बात किया गया है, सेंटर, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो कल मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी? 1867 में की थी। कब की थी? ध्यान रखेंगे 1867, 31 मार्च 1867 में बॉम्बे में की थी। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जामों में पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसने किया था? किस लिए किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस लिए किया गया था? सभी को पता होगा, पंचायत के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? पंचायत के लिए किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। पंचायत की बात करें तो भाग अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन इससे संबंधित है। आप सभी लोगों को ये अच्छी तरह से पता होगा। पंचायत से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था किसने? राजस्थान ने। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर को अपनाया गया था। आप सभी लोगों को ये पता होगा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो मोहिनीअट्टम कथकली। मोहिनीअट्टम कथकली ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। और असम का क्या है? तो ध्यान रखेंगे, असम का कौन सा है? असम का कलाकरण सत्रिया है। क्या है? सत्रिया। अगला ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, प्रकाश संश्लेषण का केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रिया जो होती है वो क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। H2O CO2 रिलीज होती है C6H, यानी बनता है C6H12O11, उसके बाद प्लस O2। ये होती है रासायनिक अपक्रिया। यहाँ पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है और यहाँ पर पढ़हरित क्लोरोफिल होता है। ये होती है रासायनिक अपक्रिया। तो इसमें मुक्त कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस। तो ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इसके द्वारा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल, क्लोरोफिल, इन चारों की उपस्थिति से ग्लूकोज बनता है और क्या होता है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों के यहाँ पर? कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जरूरी है? तो मैंने बताया भी, H2O होता है, प्लस क्या होता है? CO2, सूर्य का प्रकाश प्लस और क्लोरोफिल यानी कि पढ़हरित, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, ये सभी होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। इन्वायरमेंट किस भाषा से बना है? अब मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए, ध्यान रखेंगे। तो इन्वायरमेंट बहुत एग्जाम में, PCL लेवल के एग्जाम तक में इसे पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्वायरमेंट किस भाषा से बना है। तो ध्यान रखेंगे, फ्रांस की भाषा से बना है। फ्रांस की कौन सी भाषा है? तो ध्यान रखेंगे, इन्वायरोनेर होता है। क्या होता है? इन्वायरोनेर होता है। इस भाषा से बना है। इन्वायरमेंट किससे बना है? इन्वायरोनेर से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस। क्या होता है? पड़ोस। ये PCS लेवल के एग्जाम तक में पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, इन्वायरोनेर, इन्वायरमेंट शब्द फ्रांस की भाषा इन्वायरो से बनी है, इन्वायरोनेर से बनी है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। और आप लोगों को पता होगा इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण होता क्या है? तो किसी भी जीवधारी के आसपास जितने भी चीज़ें होती है, चाहे वो जीवे हो अजीवे हो, वो सारे क्या होती हैं? पर्यावरण कहलाती हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं ये पर्यावरण के घटक ही हैं, पर्यावरण ही है। अब पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, ये भी पूछा जाता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण, एक मानव निर्मित पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण में आप लोग जानते हैं, एक जीवीय होता है, एक अजीवीय होता है। जीवीय मतलब जो जीवित होते हैं, जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया। अजीवीय जैसे आप लोगों को पता होगा क्या? पर्वत, पहाड़, नदी, ये हो गए। और मानव निर्मित पर्यावरण आप लोगों को पता होगा, सड़क हो गया, जैसे कुर्सी हो गया, घर हो गया, बिल्डिंग कोई भी हो गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्वायरमेंट सब जो है वो
फ्रांस की एनवायरोनेर से बना है शब्द से, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, पहले ये ध्यान रखेंगे। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसकी भी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? तो इसकी ट्रिक बकमई मैंने बताया था आप लोगों को। आप लोग लगातार अगर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। बकमई बताया था, और मैप से भी मैंने बताया था। बस से मुंबई हो गया। पहला कहाँ हुआ था? यहाँ मुंबई में हुआ था। फिर दूसरा कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। उसके बाद कहाँ हुआ था? मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। फिर कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। तो ये 4 मैंने बताया था कि अलग अलग जगह पर हुए थे। और ट्रिक से और मैप दोनों दिमाग में रखेंगे। और अगर आप लोगों ने मैप ध्यान में रख लिया तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ट्रिक तो भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग में मैप आ गया तो ये कभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो चित्र में ज़्यादा सोचता है। तो बकमई, पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पेमचंद बनर्जी जी ने। दूसरी की दादा भाई नौरोजी जी ने। तीसरी की किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे, तीसरा किसने किया था? तो आप लोगों को पता होगा कि जो तीसरा अधिवेशन था उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, मोहम्मद तैयब ऐसे कुछ नाम था, आप सभी लोगों को पता होगा। और चौथे में पहले मुस्लिम बने थे, चौथे में पहले अंग्रेज बने थे जो भारत के नहीं थे, वो थे जॉर्ज यूले। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। लेकिन पूछा जाए कि पहली महिला भारतीय अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू थी। 1925 कानपुर अधिवेशन, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और मौलिक कर्तव्य का वर्णन आर्टिकल 51A में है, भाग 4A में है। और किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये करंट अफेयर, आप लोगों की ही मांग थी कि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन शामिल किया जाए, तो मैंने करंट अफेयर के लास्ट में क्वेश्चन लिया है 2-3। 5वां एशियाई पुरुष चैंपियनशिप कौन सा देश जीतता है? तो ध्यान रखेंगे, 5वां एशियाई चैंपियनशिप ये कौन सा है, किस खेल के लिए होता है? तो हॉकी के लिए होता है। किसके लिए होता है ये? तो ध्यान रखेंगे, हॉकी के लिए होता है। और इसमें चाहे पुरुष पूछे यानी कि मेल पूछे या फीमेल, दोनों को ये जीता है भारत और दोनों को हारा है चाइना। दोनों ध्यान रखेंगे क्या कि ये आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे, 5वां एशियाई चैंपियनशिप कौन सा देश जीता है? तो मेल फीमेल दोनों भारत जीता है, और मेल फीमेल दोनों ही हारा कौन है? तो चाइना। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार किसको मिला है? तो दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार किसे मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। ध्यान रखेंगे, करंट का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार? मिथुन चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैंने इसमें करंट के लिए हैं, ध्यान रखेंगे। 57वां जो ऑस्कर अवार्ड है, सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड इस बार किसको मिला है? तो ध्यान रखेंगे, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? अनोरा फिल्म को मिला है। अनोरा फिल्म को मिला है, ध्यान रखेंगे। और भारत की तरफ से इसमें कौन सी फिल्म शामिल हुई थी? तो लापता लेडी, लेकिन उसे कोई अवार्ड नहीं मिला है, ये ध्यान रखेंगे। और शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूटलिस्ट को मिला है, वो भी ध्यान रखेंगे। तो ऑस्कर अवार्ड में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ध्यान रखेंगे, अनोरा फिल्म को। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल, क्या ध्यान रखेंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो ये 4 को मिला है, ध्यान रखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला मनु भाकर नाम ध्यान रखेंगे। दूसरे की बात करें तो डी गुकेश शतरंज बादशाह किसे मिला है? डी गुकेश को मिला है। उसके बाद किसे मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह को मिला है। हरमनप्रीत सिंह को मिला है, ध्यान रखेंगे। और चौथी की बात करें हम लोग तो प्रवीण कुमार को मिला है। किसको मिला है? प्रवीण कुमार। मनु भाकर शूटिंग से आप लोगों को पता होगा 2 मेडल लाई थी पेरिस ओलंपिक में। डी गुकेश पता ही है शतरंज, हरमनप्रीत सिंह
यानी कि जो पुरुष भारत की पुरुष हॉकी टीम है उसके क्या है आप लोगों को पता होगा, उससे संबंधित है। और प्रवीण कुमार ये पता होगा कि पेरिस पैरा ओलंपिक हाई जंप में गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। तो 4 को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों का ये होमवर्क क्वेश्चन है, बताएंगे कि मिस यूनिवर्स, इस बार मिस यूनिवर्स कौन बनी है? विक्टोरिया बनी है, डेनमार्क की है। लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की कौन बनी है। तो मिस यूनिवर्स 2024 इंडिया कौन बनी है, उनका नाम आप लोगों को बताना है। किस 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, पहला भौतिक होता है, दूसरा रासायनिक। तो भौतिक आधार पर पदार्थों को कितनी भागों में डिवाइड किए गए हैं? 5। कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोन्स, आइंस्टीन, कंडेंसेट यानी कि VEC। और रासायनिक आधार पर 3 होते हैं, कौन कौन से पता होगा आप लोगों को? तत्व होता है, यौगिक मिश्रण होता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये 3 होते हैं। और 5 भौतिक आधार पर कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और VEC, बोन्स, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो ऐसा जनरली जब पूछा जाता है तो आंसर आप लोग क्या देंगे? 5। अभी तक पदार्थों की कितनी अवस्थाएं खोजी गई हैं? 5 खोजी गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब 5 में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पहला ठोस से पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था है जिसका आकार और आकृति दोनों निश्चित होता है, तो ठोस होता है। उसका आकार भी निश्चित होता है, आकृति भी उसकी निश्चित, आकार और उसका आयतन दोनों निश्चित होता है। अगर 1 किलो का कोई पत्थर है, उसे एक जगह से उठाकर रखेंगे दूसरी जगह, तो वो पहले स्थान पर जितना जगह घेरे रहता है दूसरे स्थान पर भी उतना ही जगह लेता है। और लेकिन अगर हम लोग द्रव की बात करें तो उसका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकृति निश्चित नहीं होती। आप पानी लीजिए, किसी छोटे बर्तन में रखेंगे, जितना पानी उसमें आया रहेगा, आप उससे बड़े बर्तन में रखेंगे तो पूरे बर्तन में फैल जाएगा। तो देखिए उसका आयतन तो निश्चित है। अगर 1 लीटर पानी उसमें था तो 1 लीटर पानी उसमें भी होगा, लेकिन आकृति वो उसी आकार का ले लेगा जिसमें उसे आप रखेंगे। तो उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकृति निश्चित नहीं है। और बात कर ले गैस की, तो गैस की ना तो आकृति निश्चित होती है ना तो आयतन। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए किसमें विसरण गति सबसे अधिक होती है। तो विसरण गति की बात करें, गति और गतिज ऊर्जा की बात करें, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठोस, गैस, द्रव। अब ये विसरण गति क्या होती है? फैलने, जो फैलते हैं इसी को विसरण गति कहते हैं। यानी कि फैलने की गति किसमें सबसे अधिक होती है? तो आप लोगों को जाहिर सी बात है, ठोस पर अगर कोई बल नहीं लगाया जाएगा तो ठोस में विसरण गति नहीं होती है, यानी कि अगर होती भी है तो बहुत कम। और द्रव की बात करें तो फैलता ये भी है, यानी कि ठोस भी फैलता है, ध्यान रखेंगे, लेकिन बहुत कम। द्रव की बात करें हम लोग तो द्रव गैस की अपेक्षा कम फैलता है। सबसे अधिक गति किसमें होगी? तो ध्यान रखेंगे गैस में विसरण गति सबसे अधिक होती है। और गतिज ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो गैस में होती है, ध्यान रखेंगे। और अणुओं के मध्य अंतराणविक बल सबसे अधिक ठोस में होगा, ये ध्यान रखेंगे। इसके अणु सबसे ज़्यादा मजबूती से बंधे रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने पदार्थ की अवस्था वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और ये अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ये ध्यान रखिएगा। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? अब आप लोगों को 2 पता होगा और आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है? जो अस्थायी होता है, जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। एक चीज़ से कोई पदार्थ बनी, दोबारा उस पदार्थ से एक पदार्थ से कोई चीज़ बनी तो दोबारा उस चीज़ से उस पदार्थ को न बनाया जा सके, ये होता है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? चीज़ें रिवर्स होती हैं, ये अस्थायी, यानी कि ये अस्थायी नहीं होती, ये अस्थायी होती है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि लोहे में जंग। अब ये कंसेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, चीज़ें अस्थायी होती हैं, ये रिवर्स होता है। किसी पदार्थ से कोई चीज़ बनी तो उस चीज़ से उस पदार्थ को दोबारा बनाया जा सकता है, वो होता है भौतिक। लेकिन रासायनिक में किसी पदार्थ से कोई चीज़ बनी तो उस चीज़ से दोबारा उस पदार्थ को बनाया नहीं जा सकता, चीज़ें रिवर्स नहीं होती, तो ये रासायनिक। तो अगर ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन तो आप लोग इससे बहुत, यानी कि इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग आसानी से आंसर दे पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? अब देखिए किसी लोहे में जंग लगता है तो जैसे किसी
लोहे में जंग लगा तो क्या होता है, लोहा हल्का हो जाता है। तो क्या दोबारा उसे रिवर्स किया जा सकता है, पुनः उसे उसी तरह लाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन होगा कि रासायनिक? तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा, जिसे रिवर्स ना लाया जा सके। जैसे आप लोगों को पता होगा, अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो आप लोगों को पता है पानी से बर्फ बनना। अगर पानी को ठंडा कर कर बर्फ बना दिया गया है तो फिर से बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया जा सकता है। तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ये अस्थायी हो गया। लेकिन वही मोमबत्ती का जलना पूछ लिया जाए, मोमबत्ती जल गई, मोमबत्ती खत्म हो गई, तो क्या मोमबत्ती को दोबारा लाया जा सकता है? तो नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन। लेकिन वहीं अगर मोमबत्ती का पिघलना पूछ लिया जाए, मोमबत्ती पिघल जाएगी तो वहीं रहेगी, दोबारा मोमबत्ती को, यानी कि मोमबत्ती पिघली आप लोग, तो उसे, मोमबत्ती अगर पिघल गई है तो दोबारा उससे मोमबत्ती बनाई जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत फंसाता है। मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि खाना का पकना, अगर खाना पक गया है तो उसे दोबारा उसी तरह पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और भोजन का पचना, जो पेट में भोजन पचता है, ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ये भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन भौतिक परिवर्तन में दोबारा चीज़ें बनाई जा सकती हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? अमोनिया एक गैस है तो कपूर क्या है? कपूर एक ठोस है, सभी को पता है। अर्ध ठोस मत आंसर दीजिएगा, ठोस है, ध्यान रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर आज जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं वो पदार्थ की अवस्था से लिया है क्वेश्चन सारा, ध्यान रखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे, मिश्रण, यौगिक, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो क्लियर होगा। मोमबत्ती का जलना, तो मैंने बताया अगर मोमबत्ती पिघल रही है, ये बहुत फंसाता है, अगर पिघल रही है तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन अगर जल रही है तो रासायनिक परिवर्तन होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन अब देखिए, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन थे हम लोगों के केमिस्ट्री के। आई होप 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। हार्नबिल बहुत पूछा जाने वाला उत्सव है, और इस राज्य से ज़्यादातर यही एक उत्सव पूछा जाता है कि हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है, इस राज्य का नागालैंड का है, ध्यान रखेंगे। वैसे तो यहाँ मोआसू भी मनाया जाता है, उसके बाद मोआसू हो गया, बांस उत्सव भी हो गया, ये सारे नागालैंड के हैं। लेकिन ध्यान हार्नबिल रखना है और इसे कभी नहीं भूलना, ये बहुत पूछा जाता है कि हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड में। महाराष्ट्र की बात पूछे तो महाराष्ट्र में ध्यान रखेंगे कोजागिरी उत्सव मनाया जाता है, कोजागिरी उत्सव मनाया जाता है। और यहाँ की बात करें, कोजागिरी हो गया, और खंडोबा उत्सव भी यहीं मनाया जाता है, खंडोबा उत्सव, कोजागिरी उत्सव और निराला उत्सव यहीं मनाया जाता है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र के फोक डांस बहुत पूछा जाता है, लावड़ी, तमाशा, धनगरी, गजा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मेघालय के उत्सव की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, नोंग क्रेम हो गया, सादा सुख हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये सारे कहाँ के हैं, तो मेघालय के। तो नागालैंड का हार्नबिल उत्सव हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी पेपर हो किसी न किसी शिफ्ट में पूछ ही लिया जाता है। जैसे पता होगा आप लोगों का, कोई भी पेपर हो तो एक दिन में पेपर हो रहा है तो किसी न किसी शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य क्वेश्चन आएगा जरूर, चाहे किस समिति द्वारा उसे जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, लेकिन आता जरूर है। तो वैसे ये भी है, हार्नबिल उत्सव पूछा जरूर जाता है। जावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो जावा उत्सव हो गया, फूडी उत्सव हो गया, जावा उत्सव, फूडी उत्सव, जावा, और उसके बाद फगुआ उत्सव, भाई भीख उत्सव, टूसू उत्सव, ये सारे एक ही राज्य के हैं। किस राज्य के हैं? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड के हैं। और सरायकेला छऊ जो है उत्सव, ये भी कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा छऊ 3 होते हैं, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ और सरायकेला छऊ। तो जो पुरुलिया छऊ है, पुरुलिया बंगला, तो बांग्ला यानी कि वेस्ट बंगाल का हो जाएगा। मयूरभंज छऊ, तो मयूर क्या करता है, उड़ता है, तो उड़ीसा का हो गया। और सरायकेला, केला कहाँ होते हैं, तो झाड़ियों में होते हैं, तो झारखंड हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, छऊ बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे वो भी। और बात करें हम लोग कि जावा उत्सव कहाँ का है, तो जावा हो गया, फगुआ हो गया,
और भाई भीख उत्सव हो गया, चांदी उत्सव हो गया, और सरहुल भी यहाँ मनाया जाता है और बिहार में भी मनाया जाता है, तो वो भी ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश का उत्सव की बात करें तो आप लोगों को पता होगा, नलवारी, चैतरूल और रोहिणी उत्सव, ये सारे कहाँ के हैं? हाँ, लोग उत्सव, ये सारे कहाँ के हैं? तो यहीं के हैं, ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के। और ओणम उत्सव और नौकायान जो होता है, वल्लम काली बोट रेस, ये केरल में। और ओणम उत्सव तो मत भूलिएगा कहाँ का है, केरल का है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। रजनी गबरा हरनी गबरा किस राज्य का उत्सव है? रजनी गबरा हरनी गबरा उत्सव किस राज्य का है? तो मैंने बताया था आसाम बिहू आई, उसने क्या किया, नाक में दम कर दिया तो मीदम मीफी। तो रजनी गबरा और हरनी गबरा उत्सव कहाँ का है? असम का है। और बिहू मत भूलिएगा, बिहू भी कहाँ का है? तो ये असम का है। रोंगाली बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू 3 होते हैं, सभी लोगों को पता होगा। तो आज शाम बिहू आई, उसने नाक में दम कर दिया तो दम से मीदम मीफी ध्यान रखेंगे। और माजुली यहीं का है, इस यानी कि असम के बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्या? बिहू, मीदम मीफी, माजुली, देहिंग पटकाई, रजनी गबरा, हरनी गबरा, ये सारे कहाँ के हैं? असम के हैं। आंध्र प्रदेश का ध्यान क्या रखेंगे? उगादी उत्सव कहाँ का है? उगादू, दुर्गा अम्मा विशाखा भी यहीं का है, तो ध्यान रखेंगे। और फ्लेमिंगो उत्सव भी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का ही है। तो फ्लेमिंगो उत्सव, उगादी उत्सव, दुर्गा अम्मा विशाखा उत्सव, ढकनी उत्सव, ये सारे कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश का। और बिहार का मैंने बताया सरहुल है, बिहार का क्या है? सरहुल है। और छठ पूजा भी यहीं होता है। सोनपुर मेला, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं लगता है, सोनपुर मेला। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का मैंने कई बार बताया है, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश का मैंने कई बार आप लोगों को बताया, क्या? पांगसाऊ, पांगसाऊ, तोर गया, न्योक्युम, जायरो, मुरुंग, तमिलनाडु, सोलुंग, ये सारे कहाँ के हैं? तो ये सारे अरुणाचल प्रदेश के ही हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, और ये है वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पंडित रविशंकर, ये आप लोगों को पता होगा कि कितने इम्पोर्टेंट है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो कि बहुत पूछी जाती है, माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और 1999 में इन्हें भारत रत्न मिला था, ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, ध्यान रखिएगा। आप लोगों को पता होगा भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, तो भारत रत्न 1999 में मिला था। माई लाइफ माई म्यूजिक, माई लाइफ ये उल्टा लिख गया है, माई लाइफ माई म्यूजिक है, ध्यान रखिएगा। माई लाइफ माई म्यूजिक, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनकी बेटी का नाम है अनुष्का शंकर, इनकी बेटी का नाम है अनुष्का शंकर, वो भी क्या है? सितार वादक है, तो ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर जो है वो सितार वादक हैं। इनकी बेटी का नाम अनुष्का शंकर है, बहुत पूछा जाता है। वो भी किससे संबंधित है? तो सितार से ही संबंधित है। इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे अन्नपूर्णा देवी, लेकिन वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा सुरबहार वाद्य यंत्र। तो बहुत पूछा जाता है कि अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सुरबहार से। अनुष्का शंकर तो सितार वादक से ही संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और पंडित रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी मैंने बताया, माई लाइफ माई म्यूजिक, और 1999 में भारत रत्न मिला इन्हें, ध्यान रखेंगे। सितार वादक से संबंधित है। सितार से और कौन कौन से संबंधित हैं जो बहुत पूछे जाते हैं? तो नाम क्या ध्यान रखेंगे? बिलायत खां, बिलायत खां किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे सितार वादक से ही संबंधित है। उसके बाद और नाम ध्यान रखना चाहिए, तो जितने भी शंकर से अधिकतर रिलेटेड होंगे वो किससे संबंधित रहेंगे? सितार से। जैसे नाम बताएं तो हरशंकर भट्टाचार्य हो गए, ये भी इसी से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा अरविंद पारेख, शाहिद परवरेज, बंदे हसन, उमा शंकर मिश्र, ये सारे किससे संबंधित है? तो सितार से ही संबंधित है। तबला वादक की बात करें तो पता होगा कि 2024 में जाकिर हुसैन आप लोगों को पता होगा, सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाए थे, 1988 में उनका निधन हो गया है। तो किससे संबंधित थे? तबला वादक ही थे, ध्यान रखेंगे उनका भी नाम। बांसुरी की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया आप लोगों को पता होगा, जो कि बहुत पूछे जाते हैं, उनका नाम ध्यान रखिएगा। फेलियर इज अ टीचर किसकी पुस्तक है? और जिसकी ये पुस्तक है वो बहुत पूछे जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर भी किसकी है? APJ अब्दुल कलाम जी की है। और
ये सारे ध्यान रखेंगे। विंग्स ऑफ फायर और फेलियर इज अ टीचर, ये बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। इंडिया माई ड्रीम किसका है, ये भी इन्हीं का है। अरुंधति राय का क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। गांधी जी की द ट्रूथ इन्हीं की है। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी की। अम्बेडकर की मूक नायक है, वेटिंग फॉर अ वीजा भी किसका है, तो अम्बेडकर जी का है, तो आप लोगों को पता होगा। दीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता एक ही होती है, और ये एक मूल राशि भी है, 7 मूल राशियां हैं, आप लोगों को पता होगा। ज्योति तीव्रता भी उसमें से एक है, इसीलिए पूछा जाता है। तो कैंडला ध्यान रखेंगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक से संबंधित है, तो 148 से 151 किससे संबंधित है, ये कैग से ही संबंधित है। और वर्तमान में कैग कौन है पूछा जाएगा करंट का क्वेश्चन, तो के संजय मूर्ति। कौन है, के संजय मूर्ति। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय यानी कि अध्यक्ष कौन थे, तो पता होगा। पंचवर्षीय योजना में अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री ही होते थे, तो उस समय कौन थे, मनमोहन सिंह। कौन थे, मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे अभिनव भारत यंग इंडिया सोसाइटी क्या है, यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना यानी कि किसने अपने भाई के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी, और ये गुप्त संगठन था, तो ध्यान रखेंगे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी, आप सभी लोगों को पता होगा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी, खून के बदले खून, सभी लोगों को पता होगा, उसका नारा रखा गया था। भारतीय क्रांति की माँ भी यहीं से पूछा जाता है, 1907 में स्टुअर्टगार्ड में, आप लोगों को पता होगा, उन्होंने सोशलिज्म पर भाषण देते हुए झंडा फहराया था। तो वो एक महाराष्ट्र की पार्सियन महिला थी, तो उन्होंने फहराया था जर्मनी में स्टुअर्टगार्ड में, तो उन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया, तो ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट की यानी कि इनके मार्गदर्शन में एनी बेसेंट जी के थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और एनी बेसेंट जी की 2 बुकें हैं जो बहुत पूछी जाती है, पत्रिका है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इनकी 2 पत्रिकाएं हैं, बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो सोसाइटी है ये पीसीएस लेवल के एग्जाम तक में पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके मार्गदर्शन में हुई थी, तो ध्यान रखेंगे एनी बेसेंट। और कल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, किसने किया था, सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे, किसने किया था, कहाँ किया था, कब किया था, तो बॉम्बे में किया था 31 मार्च 1867 में। किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग जी ने। तो यहाँ से आप लोग ऐसे नोट करते चलेंगे तो सारे आप लोगों के कवर हो जाएंगे। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो सभी को रट गया होगा। लाला हरदयाल का मैंने आप लोगों को बताया था, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो 1 नवंबर 1913 को मैंने बताया था किसने किया था, लाला हरदयाल जी ने किया था, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री फाहियान थे, लेकिन दूसरे की बात करें हम लोग तो ह्वेनसांग थे, ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम के यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, प्रथम नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इनकी पुस्तक है इंडिका, बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। बाण भट्ट किसके दरबारी कब थे, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सभी को पता होगा किसके दरबारी कब थे, हर्षवर्धन के दरबारी कब थे। और इन्होंने हर्षचरित भी लिखा है, ध्यान रखेंगे, किसने, बाण भट्ट ने। तो हर्षवर्धन के दरबारी कब थे और इन्होंने हर्षचरित लिखा है, ध्यान रखेंगे। माल्ले मिंटो अधिनियम कब आया था, तो माल्ले मिंटो अधिनियम कब आया था, ध्यान रखेंगे 1909 में आया था। और इसी के द्वारा पहली बार यानी कि हिंदू और
हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की बात हुई थी, यानी कि उनके लिए ये निर्वाचन अलग करवाए थे। तो ये अधिनियम माले मिंटो अधिनियम कब आया था? 1909 में आया था, ध्यान रखेंगे। और मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? 1919 में। 1919 में ही आप लोगों को पता होगा, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। डॉक्टर सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए सभा हुई थी अमृतसर में, आप सभी लोगों को पता होगा। और फिर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोगों को पता होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। रॉलेट एक्ट भी कब आया था? 1919 में भी आया, 1919 में ही आया था, ध्यान रखेंगे। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सारे ये यानी कि इसे ध्यान रखेंगे। और यहीं से अगर आप लोग ध्यान रखना चाहें तो बहुत पूछा जाता है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में हुई थी। किसने किया था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। लेकिन 1928 की बात करें तो यहीं में एस जोड़ दीजिए, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। किसने किया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद। ये भी ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष पूछे जाते हैं, यानी कि स्थापना किसने किया था, ये पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है। साख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक कौन है? अब देखिए, अब एक एक क्वेश्चन रटने से अच्छा है कि एक साथ हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को यहीं पर देख लेंगे। कैसे? अब आप लोगों को पता होगा कि भारतीय दर्शन शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? 6। कितनी है? 6। और अलग अलग जो 6 हैं उसके 6 के 6 यानी कि 6 हैं, और 6 के 6 के संस्थापक पूछे जाते हैं। कभी क्या होगा कि कभी पहले तो 6 शाखा जान लीजिए कौन कौन सी हैं। पहला है वैशेषिक, फिर है न्याय, सांख्य, क्या क्या है? वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्वी मीमांसा है और उत्तरी मीमांसा है। ये भारतीय दर्शन शास्त्र की 6 शाखाएं हैं, और इन 6 शाखाओं के संस्थापक पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछ लिया गया शाक्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखेंगे पूछा जाए कि भारतीय दर्शन शास्त्र की कितनी शाखाएं हैं? 6 हैं। अब इन 6 के 6 के संस्थापक को आप लोग नोट करिए। देखिए, पहले हैं वैशेषिक, पहली शाखा है वैशेषिक, और जिसके संस्थापक हैं कौन है? ऋषि कणाद। तो ध्यान रखेंगे पहली शाखा कौन सी है? वैशेषिक, जिसके संस्थापक हैं ऋषि कणाद। दूसरा ध्यान रखेंगे न्याय, दूसरी शाखा है न्याय, और जिसके संस्थापक हैं गौतम। तीसरी शाखा है कौन सी? योग, जिसके संस्थापक हैं महर्षि पतंजलि। कौन है? पतंजलि। और चौथी शाखा हम लोगों की क्या है? पहली हो गई वैशेषिक, फिर हो गया सांख्य, फिर हो गया योग, उसके बाद कौन सा होगा? एक ध्यान रखेंगे पूर्वी मीमांसा। पूर्वी मीमांसा के कौन है? तो ध्यान रखेंगे पूर्वी मीमांसा के हैं जैमिनी। और एक पांचवी है, ध्यान रखेंगे उत्तरी मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहा जाता है, उसके संस्थापक कौन है? तो व्यास हैं। और एक है सांख्य, जिसके संस्थापक कौन है? कपिल देव। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से सुन लीजिए। पहली शाखा हम लोगों की कौन सी है? वैशेषिक, जिसके संस्थापक कौन है? ऋषि कणाद। दूसरी जो है वो है न्याय, और उसके संस्थापक कौन है? गौतम। तीसरी कौन सी है? तीसरी है सांख्य, जिसके संस्थापक है कौन? कपिल। चौथी है योग, जिसके संस्थापक हैं महर्षि पतंजलि। पांचवी है पूर्वी मीमांसा, जिसके संस्थापक है जैमिनी। और छठी कौन सी है? उत्तरी मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहा जाता है, और उसके संस्थापक कौन है? तो व्यास। ये 6 शाखाएं हैं, ध्यान रखिएगा, इतनी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और 6 के 6 को एक जगह नोट करिए, और सारे के संस्थापक को ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा भारतीय दर्शन शास्त्र है, पूछा जाता है। आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, और उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऋषि कणाद की एटॉमिक थ्योरी। पता होगा आप लोगों को कि परमाणु के बारे में जानकारी सबसे पहले कहाँ से मिलती है? तो भारतीय दर्शन शास्त्र से ही मिलती है। और वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा ऋषि कणाद की एटॉमिक थ्योरी, जिसमें क्या कहते हैं वो? उसमें कहते हैं कि यदि आप किसी भी पदार्थ को विभाजित करते हैं तो वो टूटता जाएगा, लेकिन एक अवस्था आएगी कि वह पदार्थ टूटना बंद हो जाता है, और उसी को परम अणु कहा जाता है, यानी कि परमाणु। तो ये है ऋषि कणाद की एटॉमिक थ्योरी। आई होप आप लोग
अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होगी, अगर नहीं भी पता है तो अब पता हो गई होगी। और ये जो मैंने 6 दर्शन शास्त्र के, भारतीय दर्शन शास्त्र के शाखा बताए, इसके संस्थापक बताए, ये नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसका आंसर आप लोग आसानी से दे पाएंगे कि सांख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, सांख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक कौन है? कपिल हैं। गौतम न्याय के हैं। पतंजलि किसके हैं? तो पतंजलि किसके हैं? योग के। और जैमिनी किसके हैं? तो पूर्वी मीमांसा। आई होप आप लोगों को सारी बातें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? अब देखिए, ये 4-5 क्वेश्चन है जो पूछे ही जाते हैं। क्या पहला पूछा जाएगा कि बंगाल का गवर्नर, क्या पूछा जाएगा? सिर्फ गवर्नर, उसमें जनरल नहीं लगाएगा। पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। दूसरा पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, उसमें गवर्नर जनरल जोड़ दिया जाएगा। फिर तीसरा पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं और सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से याद किया होगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। अगर नहीं भी पता है तो यहाँ से सुनिए, क्या पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर, सिर्फ गवर्नर पूछेगा तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। सिर्फ पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो आंसर होगा विलियम बेंटिंग। अगर पूछा जाए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो ध्यान रखेंगे विलियम बेंटिंग था। लेकिन पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो आंसर हो जाएगा कैनिंग। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिंग। और पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो आंसर होगा माउंटबेटन। सॉरी, क्या हो जाएगा? अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो विलियम बेंटिंग आंसर होता है। लेकिन पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारत के कौन थे तो माउंटबेटन आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगर पूछा जाए सिंपल कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो आंसर विलियम बेंटिंग। लेकिन पूछा जाए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो ध्यान रखेंगे आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। और वहीं पर अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो श्री राजगोपालाचारी। 3 क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे तो श्री राजगोपालाचारी। अब सारी बातें आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वहीं पर सिर्फ गवर्नर पूछता तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर हो जाता। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो विलियम बेंटिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे तो कैनिंग थी। आई होप सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब चौरी चौरा कांड से कौन नहीं परिचित है? सभी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि पता होगा कि चौरी चौरा कांड के बाद ही क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 11 फरवरी 2022 को वापस ले लिया था, ये सभी को पता होगा। तो देखिए, चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था उसमें डेट पूछा गया था एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे 5 फरवरी 1922 को। और पता होगा ये कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। क्या हुआ था कि स्थानीय लोगों ने थाने में, एक थानेदार उसमें था और कुछ सिपाही भी थे, तो गांव के स्थानीय लोगों ने क्या किया कि उसमें उस थाने में आग लगा दी, जिसमें वो सिपाही और जो थानेदार थे वो लोग उसमें जल गए थे। तो इसको हिंसा की तरह देखते हुए गांधी जी ने क्या किया कि 11 फरवरी 1922 को क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ध्यान रखेंगे कि चौरी चौरा कांड हुआ कब था? 5 फरवरी 1922। कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। अब गांधी जी के असहयोग आंदोलन से, दांडी यात्रा से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी ने जो 1932 को कोल सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो गांधी जी से जुड़े सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा और उनकी पुस्तक भी पता होगी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज, और उनकी जो है
यंग इंडिया पुस्तक उनकी, और उन्होंने जो पत्रिका निकाली थी इंडियन ओपिनियन, ये सारी आप लोगों को पता होगा क्योंकि गांधी जी से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखेंगे, उनसे जुड़े सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? अब कांग्रेस अधिवेशन, अब कांग्रेस आप लोगों को पता होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इससे क्वेश्चन बनता है, ये सभी को पता है, ये तो पूछे जाएगा, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, या किस अधिवेशन में भंग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी, गांधी जी के असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में पारित नहीं किया गया था, ये क्वेश्चन बनता है। पूछा जाता है पहला गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था, या कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके हेड कौन थे यानी अध्यक्ष कौन थे, इसकी जो आप लोगों को पता होगा कि इसका नामकरण किसने किया था, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, या पहले गैर भारतीय कौन थे, ये सब बहुत क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ थोड़ी बातें समझ लीजिए कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और मैंने इसके आप लोगों को 4 अधिवेशन बहुत अच्छे से बताया था बखमई से, यानी कि ट्रिक बताई थी, बम्बई, कलकत्ता, उसके बाद मद्रास, फिर कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, ये 4 मैंने बताया था, और बताया था कौन कौन हेड थे, पहले मुस्लिम कौन थे, बदरुद्दीन तैयब, पहले अंग्रेज कौन थे, तो जॉर्ज यूले, और दादा भाई नौरोजी सेकंड अधिवेशन के वो थे अध्यक्ष, और पहले के विमोचन बनर्जी। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता होगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको देख लीजिए। इस समय गवर्नर कौन था, तो ध्यान रखेंगे इस समय गवर्नर जनरल कौन था, डफरिन था। तो ध्यान रखिए कि कांग्रेस जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था, गर्म दल और नरम दल, ये इनका विभाजन हो गया था 1907 में, और राम बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे इस समय, ये ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद ध्यान रखेंगे जो कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, इसमें सरोजिनी नायडू हेड बनी थी, और सरोजिनी नायडू हेड मतलब अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, इसलिए पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। पूछा जाता है कहाँ अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1925 में कानपुर में हुआ था। अच्छा, ये जो बेलगांव 1924 है, इसमें अध्यक्ष कौन थे, इसमें अध्यक्ष थे हमारे गांधी जी, कौन थे, बापू गांधी जी थे। और ये ध्यान रखेंगे कि गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन के सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने थे, वो भी बेलगांव अधिवेशन 1924 में। और ये कांग्रेस का किस नंबर का अधिवेशन था, तो ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था, क्योंकि गांधी जी हेड थे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पूछा जाता है किस नंबर का अधिवेशन था, तो 40वां अधिवेशन था, बेलगांव में हुआ था 1924 में, और गांधी जी इसके हेड थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 1857 की क्रांति से 5 क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री से लिया है, जो पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। लखनऊ में 1857 की जो क्रांति हुई थी, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, और ये आप लोगों को पता होगा कि जो CE होता है, कॉमन एरा, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा BC बिक्रमी संवत, और C क्या होता है, बिक्री यानी कि ईस्वी। तो इसे अब BC को क्या कहा जाता है, अब इसे BC ना कहकर आप लोगों को पता होगा, नई किताब जो आती है NCERT की, उसमें हो गया है BCE, बिफोर कॉमन एरा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो ईस्वी से पहले BC होता है उसे ईसा पूर्व माना जाता है, यानी कि ईसाई धर्म के पहले के डेट को माना जाता है। और जो CE होता है ईस्वी, इसे क्या कहा जाता है कि जो ईसा पूर्व, यानी कि BC, तो जो पता होगा आप लोगों को, BC होता है ईसा के जन्म के पहले, और CE होता है ईसा के जन्म के बाद। तो अब इस पर विवाद उठा कि जो ईसाई धर्म के हैं वे तो वो माने इसको, अब बाकी पारसी क्यों माने, हिंदू क्यों माने, तो इस पर विवाद उठा। तो ये हो गया है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि बिक्रमी संवत से पहले, और ये कॉमन एरा हो गया है यानी कि इसके बाद। तो ये अब BCE और CE हो गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें जो लखनऊ में, यानी कि लखनऊ में इसके नेतृत्व किसने किया था, 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या टोपे, बेगम हजरत महल। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ होगा बेगम हजरत महल। कानपुर में किसने नेतृत्व किया था, कानपुर में किसने नेतृत्व किया था, नाना साहब ने। झांसी में किसने नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने। किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। वहीं पर बिहार की बात करें तो बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था।
तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन है जियोग्राफी का। कहाँ से क्वेश्चन है? जियोग्राफी का। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है 78% क्या? नाइट्रोजन। 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, पता होगा ये। तो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। बाकी बात करें तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और 0.93% क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर्गन। तो यहाँ से वो नहीं पूछा जाता, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसे देखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? 0.03%। और ध्यान रखेंगे 21% इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है और 78% क्या पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन। ये राइट आंसर हम लोगों का होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग बहुत आप लोग सुनते होंगे, भूमंडलीय तापन, ये किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। पता होगा कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। हवा गर्म किसके कारण, किस गैस के कारण होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही होती है। तो ध्यान रखेंगे कि जब वायु क्या होती है, पृथ्वी पर जब वायु गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है हल्की होकर, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती है तो ये वायुमंडल में ऊपर जाकर उसे रोकती है और ग्रीन हाउस प्रभाव को यानी कि उत्पन्न करती है। इसी कारण इसे ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखेंगे। और जब इसी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे ईंधन को ज़्यादा जलाया जाता है, पेट्रोलियम का ज़्यादा वो किया जाता है, कोयला आधा ज़्यादा जलाया जाता है, तो जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये यही कारण है कि क्या होता है कि बहुत गर्म हो जाता है मौसम, वायु बहुत गर्म हो जाती है और इसी को भूमंडलीय तापन कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आप लोगों को पता होगा। तो ग्रीन हाउस गैस के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये देखिए, ग्रेनाइट सेल किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो आप लोगों को पता होगा चट्टानें सेल कितनी प्रकार की होती हैं। तो चट्टानें कितनी प्रकार की होती है? सेल कितने प्रकार की होती है? 3 होती है, आग्नेय, रूपांतरित और अवसादी। यानी कि आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय चट्टान क्या होती है? जब पता होगा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो मैग्मा होता है, जो लावा निकलता है, वो जब बाहर आ जाता है तो ठंडा हो जाता है और वो कठोर चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। अच्छा, जब वही उस पर वायु के कारण और जल के कारण, इन सब के कारण उस पर दबाव लगता है तो क्या होता है? वो चटक जाती हैं, टूट जाती हैं, और टूट जाती है तो वो अवसाद के रूप में इकट्ठी हो जाती हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है तो फिर से वो चट्टान का रूप ले लेती हैं, उसे कहा जाता है अवसाद। अच्छा, अवसाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस पर पौधे जम जाते हैं, जीव जंतु हो जाते हैं, और जब उसके ऊपर कोई दूसरा पत्थर आता है तो वो उसी में दब जाते हैं, तो वो उसमें जीवाश्म होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जीव जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें जीवाश्म पाया जाता है। तो अवसादों के कारण होता है। तो ध्यान रखेंगे कि अवसादी चट्टानें होती हैं, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है। अब रूपांतरित क्या हो जाता है? रूप देखिए, जो आग्नेय सेल हैं और अवसादी चट्टानें हैं, इन्हीं का जब रूप बदल जाता है, इन्हीं से जब दूसरी चट्टानें रूपांतरित होकर बन जाती हैं तो उसी को रूपांतरित सेल कहा जाता है, या कायांतरित सेल। तो ध्यान रखेंगे। अब जो आग्नेय ग्रेनाइट सेल की बात करें तो पता होगा कि क्या होता है, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है कि कुछ मैग्मा जो होते हैं, जो कुछ लावा होते हैं, वो अंदर ही ठंडे हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि बाहर ठंडे होते हैं। तो जो जाकर चट्टानें बाहर ठंडी होती हैं उन्हें बेसाल्ट कहा जाता है। जो ग्रेनाइट जो अंदर ही ठंडी होकर चट्टानें कठोर रूप ले लेती हैं उन्हें ग्रेनाइट कहा जाता है। तो ये आग्नेय सेल के ही प्रकार होती है, ध्यान रखिए। तो ग्रेनाइट सेल जो है, और ये ग्रेनाइट को इंग्लिश में क्या, ये आग्नेय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इग्नियस। और ये किससे बनी है? तो लैटिन शब्द इग्नियस बनती है, जिसका अर्थ होता है क्या? आग। और ये रूपांतरित सेल इंग्लिश में अवसादी चट्टान, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेडिमेंट्री, और ये लैटिन शब्द सेडिमेंट्रम से बना है।
तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें रूपांतरित सेल की, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेटामॉर्फिक, जो किस शब्द से बना है, तो ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो ग्रेनाइट सेल किस सेल का उदाहरण है, तो आग्नेय सेल का ही है, ध्यान रखेंगे। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि 5 मंडल होता है, सभी को पता होगा। क्या? पहला होता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और एक होता है बहिर्मंडल, बाह्य मंडल, और एक होता है बहिर्वायुमंडल। तो इस बाह्य मंडल को क्या कहा जाता है, जो आयन मंडल सब लोग कहते हैं, तो ये वायुमंडल का क्या होता है, एक भाग होता है, जिसे आयन मंडल कहा जाता है। तो ध्यान रखें। अब देखिए, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में ही। तो मौसम संबंधी ओला पड़ना, वर्षा होना, बादल, ये सब किस में होते हैं, ये क्षोभ मंडल में ही होते हैं। समताप मंडल में बादल नहीं होता, मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती, तो ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। तो इसमें वायुयान उड़ाया जाता है। दूसरा, इसी में ओजोन परत भी पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। तो मध्य मंडल, तो यही दोनों आप लोग मेन रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी आयन मंडल में क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा कि इसमें जो रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं, यहीं से टकरा कर वापस आ जाती हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती हैं। और ध्यान रखेंगे, ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। अच्छा, खेतड़ी के लिए प्रसिद्ध, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे, जो खेतड़ी है ये राजस्थान में है। और खेतड़ी किसकी खदान है, तो इसमें तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, खेतड़ी में पाया जाता है, ये राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। अच्छा, सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कोलार में पाया जाता है। और कोलार कहाँ है, कर्नाटक में है। कोलार कहाँ है, कर्नाटक में। अच्छा, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, जो जादूगुड़ा है, जो जादूगुड़ा की खदानें हैं वो कहाँ है, झारखंड में। और वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, थोरियम। तो थोरियम कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है। और किस खदान में, तो जादूगुड़ा की खदान में पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला अब हम लोग देखेंगे, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है, तो पता होगा कि क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो भारत किस स्थान पर है, विश्व में 7वें नंबर पर है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, तो बात करें 2.4% है। आप लोगों को ट्रिक पता होगी, RCC, BAI और AKS, ये इससे पता चलता है कि जो रूस है वो नंबर 1 पर है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर। सबसे ज़्यादा कौन सा बड़ा देश है, तो रूस है। और भारत, ध्यान रखेंगे, 7वें नंबर पर है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, तो ध्यान रखेंगे 2.4% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है, उत्प्रेषण को कहा जाता है। और कल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से मौलिक अधिकार को पढ़ाया है, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद सिंगल क्वेश्चन भी आप लोगों का छूटने वाला नहीं है संविधान से, यानी मौलिक अधिकार से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची को लिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, आपातकालीन संबंधी संविधान, आपातकाल जो है वो संविधान के किस भाग में उसका वर्णन किया गया है। तो मैंने ट्रिक आप लोगों को बताई थी, सनम ने पूछा, मैंने ट्रिक्स आप लोगों की बताई थी, जिससे कि 22 के 22 भाग आप लोगों ने क्लियर हो गए होंगे। सनम ने पूछा राज से, नाजस चुराओ सासी, ट्रिक आप लोगों को याद होंगी। तो ध्यान रखिए, जो भाग 18 है वो किससे संबंधित है, आपात संबंधी जो प्रावधान है भाग 18 में दिए गए हैं। भाग 20 में क्या है, तो संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में माना जाता है किसको, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 124 आप लोगों को पता होगा। और एक 129 में ये अभिलेख न्यायालय है, ये बताया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है। तो ध्यान रखेंगे कि सरोजिनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल है, और वो यूपी की बनी थी। और पहली महिला CM भी यूपी की ही बनी थी, सुचेता कृपलानी जी। आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। और माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, संतोष यादव। पहली महिला पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे बछेंद्री पाल, लेकिन 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला पूछ लिया जाए तो संतोष यादव।
चांद मीनार कहाँ स्थित है? तो चांद मीनार, शहीद मीनार, चार मीनार, एक मीनार, ईश्वरी मीनार, कुतुब मीनार, ये 6 या 7 ऐसी मीनारें हैं जो यही सारी बार, इतनी ही मीनारें हैं तो यही पूछी जाती है बार बार। तो अगर सभी को एक साथ याद कर लेंगे तो कभी कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। तो चांद मीनार कहाँ, ध्यान रखेंगे, दौलताबाद में है। वहीं चार मीनार एक होती है, ये है चांद मीनार, ये है चार मीनार। अगर चार मीनार पूछा जाए तो हैदराबाद में, शहीद मीनार पूछा जाए तो कोलकाता में है, ईश्वरी मीनार पूछ लिया जाए तो कहाँ है, ईश्वरी मीनार जयपुर में है, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है, झूलता मीनार कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। तो ये सारी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ ले देखा जाए क्या है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनकी आधिकारिक भाषा पूछी जाती है, आप लोगों को पता होगा। उनकी राजधानी पूछी जाएगी, और उनकी आधिकारिक भाषा क्या है ये पूछी जाएगी, उनकी मुद्रा क्या है ये पूछी जाती है। तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं आधिकारिक भाषा। जोंगखा, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है, जोंगखा, श्रीलंका की सिन्हली, चीन की मंदारिन, म्यांमार की बर्मी हो जाएगी। और वहीं अफगानिस्तान की पूछ लिया जाए तो क्या है अफगानिस्तान की, तो ध्यान रखेंगे दारिया पास्तो, दोनों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए अनुष्का शंकर, मैंने ये आप लोगों को बताया है कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, सितार वादक से है, वो सितार वादक है तो सितार से है। तो अनुष्का शंकर जो है वो भी सितार से ही संबंधित है, और जो पंडित रविशंकर हैं ये उनकी पुत्री हैं। पंडित रविशंकर की बात करें तो माई म्यूजिक माई लाइफ उनकी ऑटोबायोग्राफी, और 1999 में उन्हें भारत रत्न मिला था, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो अनुष्का शंकर का संबंध किससे है, ध्यान रखेंगे सितार से है। और सितार से ही विलायत खां का संबंध है, मंजू हसन का, बंदे हसन का नाम उसी से संबंधित है, कार्तिक भी उसी से संबंधित है। तबला वादक जाकिर हुसैन, नाम मत भूलिएगा। इंडिया माई ड्रीम किसकी पुस्तक है, तो कल ही या परसों मैंने आप लोगों को ये बताया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की है इंडिया माई ड्रीम। फेलियर इज अ टीचर, ये भी इन्हीं की है। और विंग्स ऑफ फायर भी किसकी है, APJ अब्दुल कलाम जी की। सनबर्न उत्सव किस राज्य का है, तो सनबर्न, चिक्कलकालो, जेवियर, थ्री किंग्स, ये सारे कहाँ के हैं, तो ध्यान रखेंगे ये सारे कहाँ के हैं, गोवा के हैं। कहाँ के हैं, गोवा के। बहुत पूछे जाते हैं, सिंगमो, वांड्रम, चिक्कलकालो, अंगूर उत्सव, जेवियर, वास्को, ये सारे कहाँ के हैं, गोवा के ही हैं, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ के फोक डांस, घोड़ा मोदनी, खोल ढकनी, ये सब हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।